अस्सलाम वालेकुम। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज पॉलिसी रेट जो है उसको 10.5% कर दिया। आधा परसेंटेज, 0.5%, 50 बेसिस पॉइंट कह लीजिए, उसमें कमी कर दी, आधा फीसद कमी हो गई। लेकिन जो पिछले 2 रिव्यूज़ थे उसमें क्यों कमी नहीं की थी, जो आज बदल गई है, ग्राउंड रियलिटीज़ चेंज हो गई हैं, ये बात समझना काफ़ी मुश्किल होगी। क्योंकि पिछले 2 माह में जो CPI का नंबर है वो पहले की निस्बत थोड़ा बहुत मार्जिनली ऊपर ही गया होगा, नीचे नहीं आया होगा। तो स्टेट बैंक की जस्टिफिकेशन जो लास्ट 2 रिव्यूज़ के अंदर थी वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं थी। आज भी उन्होंने 0.5% पॉइंट जो कमी की है, इसको बहुत बेहतर होता कि 1% अभी करते और 1% अगले रिव्यू के लिए पेंडिंग छोड़ देते। इन्हें ग्रेजुअली 9% की तरफ, 9% पॉइंट की तरफ जाना चाहिए था। और इसकी वजह ये नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक्त सारा कुछ अच्छा हो गया। इसकी वजह ये थी कि आपकी ग्रोथ रेट बिल्कुल ज़मीन पे आ चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ऊपर चली गई है, जिसका इजहार खुद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट के अंदर भी किया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है उसमें ज़ाहिर होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में बढ़ गई है। और ये बढ़ती जाएगी इसलिए कि पाकिस्तान में ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर नई सरमायाकारी आ ही नहीं रही। और आप जब तक उसको पॉलिसी रेट को नीचे नहीं ले जाते, लोगों को कुछ इंसेंटिव्स देंगे तो आएगा, तो कुछ सरमायाकारी करेगा। क्यों कोई इतना बड़ा रिस्क लेगा पाकिस्तान में, जहाँ इन्फ्लेशन रेट भी सबसे ज़्यादा है, टैक्स रेट भी सबसे ज़्यादा है। तो टैक्स से जो अभी लगी हुई इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी बंद हो रही हैं। तो आपको नई इंडस्ट्रीज़ लगवानी है तो कुछ तो इंसेंटिव्स, कुछ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट पैदा करेंगे तो लोग सरमायाकारी करेंगे। आपकी जो ग्रोथ है लार्जली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। आपकी वीट क्रॉप अच्छी हो गई है, आपकी राइस क्रॉप अच्छी हो गई है, तो आपका वो नंबर थोड़ा बहुत ऊपर चला जाता है। नहीं अच्छा होता तो वो आपका नंबर GDP का नीचे चला जाता है। एक्सपोर्ट के अंदर भी यही सूरत हाल है, एक्सपोर्ट पाकिस्तान से बढ़ नहीं रही हैं। जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का फेलियर है फॉर डिकेड्स, मैं कहूँगा सालों साल भी नहीं, डिकेड से कहूँगा, पाकिस्तान की नाकामी की और फेल होने की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान से बरामदात का ना बढ़ना है। और इस साल बरामदात फिर नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि अभी तक जो राइस एक्सपोर्ट का नंबर ऐड होना चाहिए था टोटल के अंदर, वो उतना नहीं है जितना पिछले सालों में हम करते रहे। तो ये पाकिस्तान का हाल है। अलमिया ये है कि ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पैदा करता है एक्सपोर्टेबल सरप्लसेस जिसको हम बेच सकें, कुछ ले दे कि टेक्सटाइल सेक्टर और टेक्सटाइल कोटा से बाहर नहीं निकलता, और बिजली का रेट और पॉलिसी रेट ने उसको मार दिया। तो कुछ फंडामेंटल हमें करेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। आप 40-45 अरब डॉलर कम अज़ कम बरामदात से लें तो आपकी ज़िंदगी बचती है। हम 30-31 अरब डॉलर से ऊपर ही नहीं जाते हैं। तो ये तो एक मेन खबर है। दूसरा, पाकिस्तान का जो ओवरऑल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो इमरान खान और जनरल फैज़ वाली खबर के इर्द गिर्द घूम रहा है। आने वाले दिनों में क्या होगा पता नहीं है। जो ISPR से लास्ट स्टेटमेंट जारी हुई थी, उन्होंने 4 बुनियादों के ऊपर 14 साल की जो कैद जनरल फैज़ को हुई उसके ऊपर उन्होंने 4 केसेस गिनवाए थे। सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी जो रियासत की सलामती और मफाद के लिए नुकसानदेह थी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, और चौथा नुकता था शहरियों को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना, जिसमें हमारे ख्याल में सर फहरिस्त मामला जो था वो टॉप सिटी का है। ये जब तक पूरी तफसीलात ऑफिशियली ISPR जारी ना कर दे, हम ज़्यादा चीज़ों के ऊपर, गेस वर्क के ऊपर असेसमेंट कर रहे हैं। ये चार्जशीट पूरी ऑफिशियली पब्लिक की जानी चाहिए ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी आए। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि सियासी अनासर के साथ मिलकर इंतशार और अदम इस्तेहकाम फैलाने समेत दीगर मामलात में इसकी मुदाखलत के पहलू को अलहदा से जायज़ा लिया जा रहा है। और यहाँ से हमें वो शुबा पैदा होता है कि इमरान खान को इस केस में 9 मई वाले मामले में जनरल फैज़ के साथ इम्प्लिकेट किया जा सकता है। और फैसल वाडा साहब ने हमारे प्रोग्राम में लास्ट वीक कहा था कि जनरल फैज़ जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही देंगे। और ये एक लम्हा फ़िक्रिया होगा अगर ये पाकिस्तानी सियासत में दोबारा ये चीज़ दोहराई जाती है। एक पाकिस्तान की तारीख़ में ये वाक़या पहले गुजर चुका है। दोबारा अगर इस तरह की किसी सुल्तानी गवाह के ऊपर सज़ा देनी है तो फिर बेहतर है कि माजरत कर लें, कोई और तरीक़ाकार ढूंढ लें। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ छुटते हैं इस्लामाबाद बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं, वज़ीर मुमकिन बराए ख़जाना, शफ़क़त अवान साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, और शाज़िया मरी साहब हैं, मरकज़ी तर्जमान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सबको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बिलाल साहब, पहले तो पॉलिसी रेट के ऊपर वेलकम डेवलपमेंट है कि IMF से डर के कम अज़ कम वो 50 बेसिस पॉइंट ही सही किया, लेकिन इसको अग्रेसिवली हमें सिंगल डिजिट में ले जाना पड़ेगा। ढेरों ढेर आप 12,000 अरब से ज़्यादा इस हुकूमत में कर्जे चढ़े, जिसमें 94% तकरीबन डोमेस्टिक डेट में इंक्रीज़ है। आप इसको 1-2% नीचे कराएं तो आपका कुछ 600-700 अरब रुपया डेट सर्विसिंग की मद में बचेगा, जिसकी वजह से आपके कर्जे चढ़ रहे हैं ऊपर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने बात की डेट के हवाले से, मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले साल के बजट में, जो माली साल 25 का बजट था, उसमें हमने 9700 का मार्कअप का बजट तय किया था। और जब माली साल का अख्ताम हुआ तो वो 8,900 अरब रुपए पे अख्ताम हुआ, मतलब कि 800 साल की बजट के मुकाबले में
बचत हुई। और वो इसलिए नहीं थी कि आपने कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, इसलिए थी कि वो आपका पॉलिसी रेट तो पॉलिसी रेट भी तो सर कारकर्दगी के नतीजे में होता है ना सर। वो 22% पे भी आप ही लेके गए थे। नहीं देखिए, तो आप ही मगर पहले कारकर्दगी अच्छी कर लिया, पहले खराब कर ले। नहीं देखिए, महंगाई काबू में आई तो पॉलिसी रेट नीचे आया। हुकूमत ने फिस्कल कंसोलिडेशन की, IMF प्रोग्राम एग्री किया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का प्रोसेस शुरू किया, तो इन्फ्लेशन नीचे आया और पॉलिसी रेट में वो स्पेस बनी। और इस साल अब हमने 8200 अरब रुपए का बजट रखा हुआ है, तो ये 9700 का बजट था, 1500 की अरब की तो इंप्रूवमेंट यहाँ पर हमने टारगेट की हुई है कंपेयर टू लास्ट ईयर्स बजट। मगर जो आपने आज की डेवलपमेंट की बात की नदीम साहब, देखिए 10.5% पे पॉलिसी रेट आ गया। मैं भी समझता हूँ कि इससे ज़्यादा गुंजाइश थी, क्योंकि आपके पिछले महीने की इन्फ्लेशन रेट 6% थी और स्टेट बैंक खुद भी कह रहा है कि उनका मीडियम टर्म टारगेट जो है वो 5 to 7% है और उनकी एवरेज इस साल की इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन भी मेरे ख्याल से सिंगल डिजिट में ही थी। तो मेरा भी ख्याल है कि इसमें मज़ीद गुंजाइश थी। बहरहाल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक अपनी इंडिपेंडेंस से उन्होंने फैसला किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा महीनों में अगर इन्फ्लेशन इसी तरह ही ट्रेंड रहा तो मज़ीद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस पर जायज़ा लेगी और मज़ीद कमी करेगी। उसकी वजह ये है नदीम साहब, इंडिपेंडेंट है कमेटी या वो IMF का इशारा देखती है पहले? देखिए वो तो खैर IMF के प्रोग्राम के अंदर रियासत के दीगर जो आप कह लें इंस्टीट्यूशंस हैं वो IMF के साथ डिस्कस तो करते हैं। उसमें स्टेट बैंक का अपना एक डायलॉग होता है ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पे हमारी हुकूमत का होता है। मगर अगर हम हुकूमत और स्टेट बैंक के दरमियान और मॉनेटरी पॉलिसी के दरमियान ताल्लुक देखें तो वो मैं ज़रूर आपके तवज्जुह से, चूँकि हर कोई इन बारीकियों को नहीं देखता, बताना चाहूँगा कि हुकूमत एक उसकी हुकूमती मामला से एक इंडिपेंडेंस है स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसले की। मैं भी समझता था कि इससे ज़्यादा गुंजाइश थी, कम अज़ कम 1% शायद मुमकिन था। बहरहाल ये उनका फ़ैसला है जो उन्होंने आज किया है, क्योंकि उन्होंने अपनी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन भी रखनी होती हैं मद्देनज़र। मगर इसकी अहमियत ये ज़रूर है कि एक तरफ जो अपनी हुकूमती कर्ज़ों या मार्कअप या हुकूमती इंटरेस्ट एक्सपेंस के अलावा जितना पॉलिसी रेट कम होता है उतना हमारे कारोबारों के लिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग रिड्यूस होती है और मईशत का पहिया मज़ीद तेज़ करने में, फैक्ट्रियाँ लगाने में, इक्विपमेंट ख़रीदने में, रोज़गार के मौके फराहम करने में प्राइवेट सेक्टर के लिए बेहतरी होती है। तो मुझे उम्मीद है ये भी आज जो मॉडरेट ही सही मगर जो कमी है इससे भी थोड़ी बेहतरी आई। शौकत साहब, आप कोई हुकूमत की कारकर्दगी का कुछ तजिया करना चाहेंगे? बड़ा करना चाहूँगा नदीम साहब। एक तो आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। इस हुकूमत में क्या हुआ है जी, अनएम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। GDP हम 6.5 पे छोड़ के गए थे, ये 2 पे ले आए हैं। इंडस्ट्री हमारे सारे इंडस्ट्रियल शहरों में बंद हो चुकी है 70%। रोज़ बरोज़ गुर्बत जो है वो बढ़ रही है। और सबसे अहम बात मैं करूँगा ज़राअत की। हमारा कम से कम भी 60% लोग जो हैं वो ज़राअत से बिलवास्ता या बिलावास्ता अटैच हैं। पहले तो हुकूमत ने, स्पेशली पंजाब हुकूमत ने, किसान का इस तरह नुकसान किया कि ना तो उनकी गंदम बिकी, हाफ़ रेट पे बिकी, जो उनकी लागत भी पूरी नहीं थी, ना उनका चावल सही बिका। और अब आ गई स्पेशली मेरे एरिया में जो है वो किन्नू, पाकिस्तान का एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ज़राअत में, और हम $180 मिलियन उसकी एक्सपोर्ट से कमाते थे। वो जो रेट 3000 से 3500 फ़ी मन चला आ रहा था पिछले सालों में, इस दफ़ा वो 1200 से 1400 पे आ गए, क्योंकि फैक्ट्री मालकान कहते हैं कि जी हमारी तो एक्सपोर्ट ही नहीं है, हमने कहीं भेजना नहीं है किन्नू, मुल्क में कितना खाया जाएगा, तो इसलिए वो 1200 से 1400 पे आ गए। मुझे एक सेक्टर बता दें पिछले 3 सालों में जिस सेक्टर में इस गवर्नमेंट ने कोई इम्प्रूवमेंट की है, कर्ज़ों में इजाफा किया, वो बहुत ज़्यादा, वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में से पहली दफ़ा इस क्वार्टर में ग्रो की है। 3 सालों से बेड़ा गर्क हुआ था, इस क्वार्टर में ग्रो किया। मैं कह रहा हूँ जी 3 सालों की हमने कर दी, हमने तो मजबूरी देखनी है ना, एक क्वार्टर को तो नहीं देखना। स्मॉल स्केल पे आ जाएं, कहाँ पे ये बता सकते हैं कि जी ये ब्रेन ड्रेन, तो खैर वो एक इतनी बड़ी मैं क्या कहूँ कि हम यानी कि शदीद परेशानी वाली बात है कि हमारा नौजवान पाकिस्तान में टिकने को तैयार नहीं है। पिछले 3 सालों में जितना नौजवान बाहर गया है इतना पिछली 25 सालों में नहीं गया।
अच्छा, तो मुझे बताएं कि इस पाकिस्तान में क्या इन 3 सालों ने कोई एक चीज़ बता दें जो इन्होंने अच्छी की है। शाजिया बीबी से भी इस पे तजिया, यानी शाजिया बीबी आपके इत्तेहादी हैं, तो ये जितना इनकी कारकर्दगी का तजिया किया जाएगा, अच्छी या बुरी, उसका बोझ आपके ऊपर भी जाएगा। आप क्या समझती हैं हुकूमत को क्या मुश्किलात हैं? इकॉनमी तो चली नहीं है सही तरीके से, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई है और लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, नई सरमायाकारी भी नहीं आई है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। मैं सुन रही थी गुफ्तगू। देखिए, किसी भी हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हमने हमेशा ये बात कही है, आज की नहीं है। जब पहली दफ़ा भी जनाब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे तीसरी मर्तबा, तो आपको याद होगा कि उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी जो उनका खिताब था जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट से, उसमें उन्होंने ये कहा था कि बहुत मुश्किलात हैं, हमें इलेक्शन पर भी एतराज़ है, नताइज पर भी एतराज़ है, लेकिन मुल्क को आगे लेकर चलना है, हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है और जिन चैलेंजेस का सामना हुकूमत को है उसमें यकीनन सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है। तो हम अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को एक तरफ रख के, और जिस तरह आपने बात की कि हम मुल्क में बेहतरी और मुल्क की तरक्की का सोच सकते हैं और सोचना भी चाहिए। ये कंपैरिजन अब करें जी, इस 3 बरसों दो ढाई बरसों में क्या हुआ, या उससे पहले जो पीटीआई की हुकूमत थी उसमें कितना नुकसान हुआ, तारीखी कर्जे चढ़ गए, करोड़ों नौकरियों का वादा किया, उसका क्या हाल हुआ, पता नहीं कितने घर, 50 लाख घर बनाए। बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमें सबसे ज्यादा जरूरत है बेहतर पॉलिसीज की। और आपने सही फरमाया कि पॉलिसी रेट जुड़ा होता है हमारी बोरोइंग से, बिजनेसेस से, इकोनॉमिक एक्टिविटी से, इन्फ्लेशन से। तो यकीनन इसमें बेहतरी आने की जरूरत है। इट्स अ गुड थिंग कि अगर गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने भी इस बात का इजहार किया और इदराक है इस चीज में बेहतरी आए, ताकि मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर हो। ये हम आज, मुझे खुशी है कि पीटीआई के भी जो रुकन है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में भी इस तरह की बहस हो। पीपल्स पार्टी तो अपना रोल अदा करती है। हम बार बार कहते हैं कि जी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कीजिए, महंगाई जो है वो खास तौर पे एक ऐसे दौर में जब नौकरियां ना हो या जो सैलरी तबका हो उसकी सैलरी नाकाफी हो, इन्फ्लेशन के साथ कंपेयर की जाए, तो जरूरत इस अमल की है कि हम जो बेसिक कमोडिटीज हैं उनकी जो कीमतें हैं उसमें कमी लाने की कोशिश करें। तो ये सिर्फ कोई पीपल्स पार्टी अपनी जात के लिए बात नहीं करती है, मुल्क के अवाम के लिए, पाकिस्तान में बसने वाले लोगों के लिए बात करती है। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हुई है, उसमें तो देखिए कतई नजर इसके हम बिल्कुल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप बैठे हैं ऑनरेबल मेंबर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बताएंगे कि हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि खुदारा आप एग्रीकल्चर को मजबूत कीजिए, ज़राई पॉलिसी को मजबूत कीजिए, लोगों को इंसेंटिव दीजिए। ज़राअत जो है वो रीढ़ की हड्डी सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक नहीं होनी चाहिए, अमली तौर पर होनी चाहिए। इस चीज में बेहतरी लाने की जरूरत है। हम सब मिलकर इस बात को यकीनी बनाएंगे तो कुछ होगा ना नदीम साहब, सिर्फ स्टेटमेंट से कुछ नहीं होगा। अभी भी वर्ल्ड बैंक की इसी बरस मीटिंग्स हुई है वॉशिंगटन डीसी में, पाकिस्तान ने भी वहां नुमाइंदगी की है। वहां पे आपको पता है बेसिक टॉपिक ही एग्रीकल्चर था, स्मॉल स्केल फार्मर्स पे बात हो रही थी, और तमाम जो ममालिक थे वो अपने अपने इकदामात, इनिशिएटिव्स वहां पे शेयर कर रहे थे। तो अच्छा हो कि हम अपने इनिशिएटिव्स यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करें और फिर किसी इंटरनेशनल शाजिया, फोरम पर लेकिन जाकर हुकूमत, एग्जाम्पल्स बताएं अपने। तो शाजिया मैं बीबी, समझती हूँ कि हुकूमत जो है देखिए आईएमएफ के किसान, प्रोग्राम के तहत जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं जैसे खाद है और वो पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं उनके ऊपर टैक्स आयद करने के ऊपर भी गौर कर रही है, और ये जल्दी आपको हो सकता है इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट भी सामने आपके आ जाए। इसी तरीके से एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, जहाँ रियल एस्टेट सेक्टर की या दीगर की बात हो रही है, वहाँ साथ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ऊपर भी बात कर रहे हैं। देखें बहुत टैक्सेस एग्रीकल्चर सेक्टर में है, पहले तो इस बात को समझने की जरूरत है। अब ये बताइए कि जितना टैक्स उन पर इस वक्त है, मुख्तलिफ तरीके से आप जो टैक्स ले रहे हैं, क्या उनको उस तरह की रिलीफ दी जाती है या सपोर्ट दी जाती है? वो खैरात नहीं मांगते आपसे। देखिए किसान तबका इस मुल्क की ब्रेड बास्केट आपको देता है। आपके टेबल पर जो रोटी है, जो क्या हमारे पीपल्स टेबल पर पार्टी रोटी को है, वो इस इशू के किसान ऊपर देता है। तहफुजात हैं?
पीपल्स पार्टी को इस इशू के ऊपर हमें लगता है कि इस वक्त भी फार्मर फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं है, उस तरीके की एग्रीकल्चर फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं है जो हम देखना चाहते हैं। लेकिन हम बार बार ये बात कहते हैं, एग्रीकल्चरल इनपुट्स के ऊपर अगर टैक्स आयद किए जाते हैं तो पीपल्स पार्टी को इसके ऊपर तहफुजात हैं या नहीं है? बिल्कुल, पीपल्स पार्टी को तहफुजात पिछले बजट में भी थे, उस पर भी हमने अपने इनपुट दिया और हमने उस पर बेहतरी लाए। यही हम बात पीटीआई के साथियों से भी करते हैं कि देखिए, इन इश्यूज पे आप भी बात करें, आप भी अगर इन इश्यूज को पार्लियामेंट में उठाएंगे, बात करेंगे गवर्नमेंट को, देखिए गवर्नमेंट हैज टू, इस तरह नहीं होता। जमहूरियत में यही खूबसूरती है कि आपका बहुत सारी चीज़ों पर डिसएग्रीमेंट होता है, लेकिन जहां अवाम की पॉलिसीज होती हैं, जहां मुख्तलिफ सेक्टर्स की भलाई और बेहतरी का होता है, वहां हमें एक होकर, एक आवाज होकर बात करनी है। और एग्रीकल्चर कौन है? बिलाल साहब आप बताएं कि इसके ऊपर एग्रीकल्चरल इनपुट्स और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ऊपर आप क्या करने का इरादा रखते हैं? देखिए, पेस्टिसाइड्स पे तो आपको याद है पहले भी IMF से बातचीत हुई थी और हमारी हुकूमत ने उनके साथ नेगोशिएट करके पिछले बजट में फिर इंश्योर किया था कि ये ना लगे। देखिए, आप क्या इरादा? नहीं, अभी तो ऐसा तो देखिए कोई अभी एक फंड का प्रोग्राम चल रहा है, मौजूदा बजट तय है और अभी तो ऐसा कोई हमारा इरादा कोई नए रेवेन्यू मेजर्स का एट दिस मोमेंट नहीं है। ठीक है जी, तो इसलिए ये तो अभी आपने देखा, अभी हमने रिव्यू भी क्लियर किया और प्राइमरी बैलेंस के भी टारगेट्स हैं। जिस तरह हमने पिछले साल इंश्योर किया था कि उसको अचीव करें, हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह इस साल भी अचीव करें और अभी तक प्रोग्रेस अच्छी रही और इसलिए रिव्यू का प्रोग्राम कामयाब हुआ है। दूसरी बात जी मैं ज़रा वाज़े करना चाहूँगा, क्योंकि मैं आई हैव द बेनिफिट कि प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हम दीगर जब मुआशी मीटिंग्स आजकल हो रही हैं, हमने देखिए इसी मुआशी टीम ने पिछले साल डेढ़ में इस मुल्क को स्टेबलाइजेशन दिए जो लोग नहीं तवक्को कर रहे थे। आपको याद है नदीम साहब, पिछले साल जब बजट का ऐलान हुआ था जून 2024 में, तो उन्होंने कहा था मुमकिन ही नहीं है कि ये बजट के अहदाफ जो हैं ये मिनी बजट के बगैर अचीव हों। प्राइमरी बैलेंस मगर हमने टारगेट अचीव किया, 26% FBR की ग्रोथ भी दी और आपने ग्रोथ रेट को स्टाइफल कर दिया। आप टैक्स रेट इतना ऊपर ले गए, जो आपके काबू में आए हुए हैं ना, आप उनको निचोड़े जा रहे हैं। अब मुझे इस पे ज़रा इजाज़त दीजिएगा, जो आपने बात की है, देखिए स्टेबलाइजेशन का एक फेज़ था जिसमें आपने फिजिकल स्टेबलाइजेशन करनी थी, जो कि IMF प्रोग्राम के अंदर एक हमेशा एक इशू होता है, मगर वो उस वक्त नीड ऑफ द आवर थी साल डेढ़। हम मानते हैं कि टैक्स रेट्स आए थे, आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इस बात का जिक्र करते हैं कि हम जानते हैं कि सैलरी क्लास बिलखसूस अपना मोर दैन इट्स फेयर शेयर अदा करती है। हम चाहते हैं कि चादर देखकर पाँव फैलाते हुए उनका बोझ कम किया जाए, मगर उस टाइम पे आप एक IMF प्रोग्राम में होने से जो आपको मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मिली, और वो सिर्फ IMF के जो अपने कर्जे की रकम होती है उस तक महदूद नहीं होती। आपके जितने बकिया जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, बायलैटरल डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, रेटिंग्स एजेंसीज हैं, बैनुल-अक़वामी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही होती हैं या इन्वेस्ट करने का सोच रही होती हैं, वो सब आपके IMF प्रोग्राम की प्रोग्रेस को देखती हैं। उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं दे गो बियॉन्ड जस्ट द प्रोग्राम इटसेल्फ। मगर वो देखिए अब साल डेढ़ में वो स्टेबलाइजेशन आई। तीनों मेजर रेटिंग्स एजेंसीज ने, मूडीज़ ने, फिश ने, S&P ने आपकी रेटिंग अपग्रेड की। ज़र बादला के ज़खायर आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहकम हुए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का एक सिलसिला चल पड़ा। आज अब हम जहाँ पर खड़े हैं, यकीनन द नेक्स्ट चैलेंजेस कि हमने यहाँ से किस तरह उस सस्टेनेबल इंक्लूसिव एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पे जाना है, जिससे जब मईशत में हमारी फिर से ग्रोथ आए तो वो रोज़गार में इजाफे का भी सबब बने, क़ुव्वत ख़रीद में भी इजाफे का सबब बने और एक्सपोर्ट्स में इजाफे का सबब बने, ताकि माशी ग्रोथ के साथ ज़र मुबादला के ज़खायर कम ना हो, बढ़ें। और इसमें एग्रीकल्चर, जिस तरह शाजिया साहिबा फरमा रही थी, इसका एक अहम किरदार होगा। पिछले सालों में भी हमने देखा है कि कुछ जगहों पे राइस में पहले एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी, इस साल थोड़ा सा क्योंकि कमोडिटी है उसकी प्राइस में की वजह से, में एक साल आपको मौका मिला जब इंडिया ने दो साल हमारी अच्छी, मगर वो उस बेस से थोड़ी सी कमी आई है। मगर हमने आगे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ बाकायदा प्लान और उसके अंदर वफाकी और सूबाई कोऑर्डिनेशन बहुत अहम होगी। बगैर सरमायाकारी के सर, बगैर सरमायाकारी जी हमारे मौजूदा भी एक्सपोर्टर्स हैं। मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ जी, हमारी मैं खुद उस मीटिंग में था वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर, सरगोदा से हमारे किन्नू के एक्सपोर्टर्स थे, उनके कुछ इश्यूज़ थे, वो हमने रिजॉल्व किया और अल्हम्दुलिल्लाह उससे उनकी वो अपनी इमीडिएट एक्सपोर्ट्स कर सकें। तो बहुत चीज़ें हैं जो हम अनलॉक कर सकते हैं। IT में आपने सर्विसेज में ग्रोथ देखी है, तो हमने अपने ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट सेक्टर्स भी और जो एग्रीकल्चर और IT जैसे सेक्टर्स हैं जो माजी में नॉट ट्रेडिशनली एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स रहे, मगर आगे हमने बनाना है, इन सब पे हुकूमत काम कर रही है। 5 माह के अंदर परफॉर्मेंस एक्सपोर्ट देखिए अभी पिछले साल तो बहरहाल आपने देखा कि 33 अरब की हमारी एक्सपोर्ट्स रही गुड्स की और 7 अरब की तकरीबन रही सर्विसेज की। तो इंशाल्लाह जी आगे अब हमने यही नेक्स्ट चैलेंज है कि स्टेबलाइजेशन पे बिल्ड करके हमने आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोर्ट्स को ब्रेक ले लें। एक NFC अवार्ड इशू हमारे सामने है, तो शाजिया बीबी से भी और शफकत साहब से भी उस पर भी राय लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक।
शफकत साहब, जो NFC अवार्ड का मामला है और नए सूबों के ऊपर बहस, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा आजकल चर्चा हो रहा है। आपके ख्याल में इन दोनों इश्यूज़ को एड्रेस कर लेना चाहिए? जो मैंने अभी कर्ज़ों की रकम बताई ना, 12,000 अरब, अगर आप NFC अवार्ड को एड्रेस कर लें तो ये सब्सटेंशली नीचे आ जाएगी। देखें जी, NFC अवार्ड एक लंबी उस पर हुई थी बातचीत, और उसके बाद ये जो हिस्सा है सूबों का, ये तय हुआ था। कोई ये नहीं है कि ये दिनों में तय हो गया था। एक 10 महीने की डिबेट थी और उसके बाद NFC अवार्ड तय हुआ कि हर सूबे को कितना कितना हिस्सा मिलेगा, जिसके मुताबिक वो अपना सूबा चला सकें। फिर ही कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मेंशन है कि अब इससे हिस्सा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये 18वीं तरमीम में डाला गया था। 18वीं तरमीम, लेकिन खुद इमरान खान इस चीज़ के हामी थे कि NFC अवार्ड को रिव्यू किया जाए पब्लिकली। मैं रुकेश कहता हूँ, अब कोई या तो इतनी मजबूरी बताए गवर्नमेंट के, वो सूबे फिर कैसे चलेंगे? अगर ये NFC रिव्यू करते हैं तो क्या सूबे फिर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे आवाम पर? सूबों को अपने रिसोर्स मोबिलाइज करने चाहिए। नहीं, मैं क्या फिर वो ज़्यादा टैक्स लगाएंगे लोगों पे? और क्या सोर्स? वो एरियाज जिन पे टैक्स नहीं इकट्ठा हो रहा उनको टैक्स लेना चाहिए। टैक्स तो प्रॉपर्टीज़ हैं, रियल एस्टेट है। नहीं तो हम ये क्यों नहीं करते कि अभी जो आई है रिपोर्ट कि हमने 5300 अरब डॉलर खा लिए, तो ये हम क्यों नहीं कम कर लेते? ये भी करने चाहिए। आप KP में काम करें, बाकी जगहों पे काम करें। नहीं, KP की नहीं, ये तो आई है रिपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट की। KP में भी होनी चाहिए, हर जगह पे होनी चाहिए। अगर KP में करप्शन हो तो क्या वो करप्शन नहीं है? हर जगह पे जहाँ पे भी करप्शन है, क्या हमें उसको नहीं रोकना है? NFC को आपके ख्याल में नहीं रिव्यू होना? NFC देखिए, सूबे बड़े मुश्किल में आ जाएंगे। हाँ, और बाकी जो सूबों की आप बनने की बात कर रहे हैं, मेरी पार्टी का कल क्या स्टांस होगा, मैं उससे बिल्कुल कतई नज़र, मैं नए सूबों के बनने के हक़ में। आप हक़ में? शाजिया बीबी, 2 इश्यूज़ हो गए अब, NFC अवार्ड और नए सूबे। आपकी जमात क्या चाहती है? NFC अवार्ड को रिव्यू कर लिया जाए? देखिए, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो है वो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 160 में दर्ज है, और वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन और उसको कब कब तय होना, ये तमाम चीज़ें हैं। बहुत तवील अरसा गुजर जाता है और नया अवार्ड नहीं आता, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुस्तकिल ये कोशिश रही है कि ऐसा नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड आए जिसमें सूबों की राय और सूबों की जो ज़रूरियात हैं वो नज़र आए, और उस पर मबनी बहुत अरसे के बाद जो जिस तरीके से अभी कहा गया कि एक तो 10 महीने की उन्होंने डिबेट बताई इसके ऊपर, लेकिन उसके अलावा जो एक तवील जद्दोजहद थी खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि एक नया नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड आए और उसमें तमाम सूबों की राय ली जाए और उसके फॉर्मूला को भी स्टडी किया जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि पॉपुलेशन का एक बुनियादी क्राइटेरियन रखा गया था, उसकी भी वजूहात थी, लेकिन हर 5 बरस के बाद नया अवार्ड आना चाहिए था आइन के मुताबिक, लेकिन ना आइन को उस तरीके से देखा गया, ना उसका उस तरह से एहतराम किया गया। फिर जो हमारे पास एक चेकर्ड हिस्ट्री रही है, बार बार पॉलिटिकल हुकूमतें गिराई गई हैं, तो NFC अवार्ड भी उसमें बहुत मुतासिर हुआ। बहरहाल जब एक आया NFC अवार्ड, इस वक्त वफाकी हुकूमत की तो ख्वाहिश ये है कि नया NFC अवार्ड ऐसा लाया जाए जिसमें या तो सूबों का हिस्सा कम हो, तो या सूबे अखराजात जैसे डेट सर्विसिंग या डिफेंस है उसमें अपना हिस्सा डालें। आप 2 बातें कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा 2 बातें देखिए। नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के फॉर्मूला को तो देखा जा सकता है, लेकिन जो अभी ऑनरेबल पार्टिसिपेंट ने कहा कि जो आइन में दर्ज है आर्टिकल 163A जो है उसमें जो दर्ज है वो आइनी प्रोविजन है। तो आइनी प्रोविजन जो है ना, वो जब NFC अवार्ड के लिए कमीशन बैठेगी वो चेंज नहीं कर सकती। वो पार्लियामेंट की तरफ से एक आइनी तरमीम 18वीं तरमीम अमेंडमेंट जो थी उसका हिस्सा बन के सामने आ चुकी है। अब हमने उसी दायरे के अंदर काम करना है। हम फॉर्मूला पे जरूर बात कर सकते हैं, आज मल्टीपल क्राइटेरिया पर है, आज पॉपुलेशन अभी भी एक बड़ी हुकूमत इसको शाजिया 28वीं तरमीम में ला सकती है कि वो ये जो एक लाइन लिखी गई है कि उससे ज्यादा हिस्सा कम नहीं होगा, ये लाइन अंदर से खत्म कर देगी 28वीं तरमीम। देखिए,
आपने तो अभी बात की थी कि अब एनएफसी अवार्ड पे क्या होगा। मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया, इसमें बात ज्यादा हो सकती है, लेकिन टाइम आपके प्रोग्राम का इतना नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है। 27वीं आईनी तरमीम के वक्त भी ये बातें की गई थी। कुछ प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो थे, जो वफाक से सूबों पर की तरफ मुंतकिल हुए थे 18वीं तरमीम में, वो भी वापस लेने की बात हुई थी और हमने इन दोनों चीजों पर स्टैंड लिया था। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बाकायदा जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की 2 रोजा हमारी मीटिंग थी, उसमें तवील डिस्कशन के बाद पीपल्स पार्टी ने अनाउंस किया था कि हम, ये तो पहले ही तय था कि पीपल्स पार्टी कभी एनएफसी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी या सूबों के हुकूक पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। लेकिन हमने ये अनाउंस भी किया कि कोई रोल बैक नहीं हम 18वीं तरमीम पे होने देंगे, या एनएफसी का जो फॉर्मूला आइन में दर्ज है उस पर भी हम कोई रोल बैक या कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ना होने देंगे। हाँ, शाजिया बीबी, आपकी ऑडियो में कुछ इशू आ गया। एनएफसी की बात हमारे टेक्नीशियंस को दोबारा कनेक्ट करिएगा जी शाजिया बीबी से। बिलाल साहब, एनएफसी अवार्ड क्या करेंगे? आप तो चाहते हैं कि सूबों का या रेवेन्यू कंपोजिशन का शेयर जो है वो चेंज हो जाए, या डेट सर्विसिंग और कुछ अखराजात बीआईएसपी है, ग्रांट्स हैं जैसे एजेके को जाती है, जीबी को जाती है, तो वो उसमें डिविजिबल पूल में आ जाए। देखिए नदीम साहब, सबसे बुनियादी बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो अब एनएफसी के लिए बैठ चुकी हैं, एक दफ़ा आपने देखा कि उसकी किक ऑफ मीटिंग हुई, उसको फाइनेंस मिनिस्टर ने चेयर किया, उसमें वर्किंग ग्रुप्स बन गए, सूबाई वज़राए ख़जाना भी उसमें शामिल हैं, और एक डेटा बेस्ड एविडेंस बेस्ड एक्सरसाइज होगी जिसमें पिछले 5-10 सालों की फ़िस्कल जो भी ट्रेंड्स रहे हैं उसको जायज़ा लिया जाएगा। सूबाई भी वफाकी भी, रेवेन्यू के भी, एक्सपेंडिचर के भी, और आगे की भी चीज़ों को मद्देनज़र रख के गुफ्तगू होगी, और इसमें जितना वक्त दरकार है वो लगेगा। मेरी सिर्फ एक ये गुजारिश है सब साथियों से, सब हुकूमतों से, कि एवरीवन शुड सिट देयर विद एन ओपन माइंड। देखिए बुनियादी मकसद इज्तिमाई क्या है कि हमने एक ऐसा कमीशन अवार्ड का ऐलान करना है या उसका एक तयन करना है जिससे ओवरऑल हमारे रियासत के फाइनेंसेस में बेहतरी आए, जिसमें वफाक की अपनी जिम्मेदारियों को मद्देनज़र रखते हुए और उसके अखराजात को, और सूबों की अपनी जिम्मेदारियाँ रखते हुए, जो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, मगर बुनियादी उसका मकसद तो यही है कि शहरी की ज़िंदगी में बेहतरी लाना, चाहे वो दिफा का मामला हो, चाहे बिजली पानी हो, चाहे वो एजुकेशन हेल्थ हो, तो उसके अंदर दोनों रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर साइड पे वी शुड सिट विद एन ओपन माइंड एंड सी व्हाट द डेटा सेज, और उसके बाद मेरे ख्याल से एक नतीजे, यकीनन उसके अंदर मेरी एक अपनी थॉट्स भी हैं। मैं यहाँ पे इसलिए कॉशियस हो रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रेजुडिस कि जो कॉन्वर्सेशन वहाँ पे फाइनेंस कमीशन में हो रही है, मगर मेरे नज़दीक बिल्कुल एक गुंजाइश है कि आप कम से कम वफाकी हुकूमत का जो शेयर है रेवेन्यू में उसको देखा जाना चाहिए, या एक्सपेंडिचर की साइड पे कोई एडजस्टमेंट, मगर अगेन ये बामी वफाकी हुकूमत का शेयर बढ़ाने के लिए देखा जाना चाहिए। देखिए मेरा ख्याल है जी, बुनियादी मकसद ये है कि वफाक में जो एक स्ट्रक्चरल मेरे ख्याल से फिस्कल बैलेंस का प्रॉब्लम है ना जी, उसको वन वे और नज़र हमें देखना होगा। अब अगेन उसमें आप एक्सपेंडिचर्स का भी देख सकते हैं कि जिस तरह मिसाल के तौर पर अब आपके पास अभी 57.2% सूबों को जाता है, 57.5%, मगर उसमें आप कुछ और चीज़ें जब मिलाते हैं, OZT ऑक्ट्री ज़िला टैक्स जो है सिंध को जाता है, KP का वॉर ऑन टेरर 1% है, वो मिला मिलू के थोड़ा सा इससे ज़्यादा बन जाता है। और देखिए इसमें दूसरी बात यह कि आपके जो वफाकी हुकूमत है, अब हमने परफॉर्मेंस के हवाले से देखा जाए तो मैंने आपके सामने भी रखा कि 1500 अरब रुपए तो हमने सिर्फ मार्कअप के मद में अभी कम किए, मगर वो चीज़ें हुकूमत ने, वफाकी ने भी और सूबाई ने भी अपनी जगहों पे करनी है, मगर सूबाई और वफाकी हुकूमतों ने दोनों रेवेन्यू मोबिलाइजेशन भी करनी है, मगर इन सारी रियलिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमें आगे एक ऐसी चीज़ रखनी पड़ेगी जिसमें वफाक और सूबे दोनों फिस्कली जो हैं वो सॉल्वेंट हो, फिस्कली उनकी एक पोजीशन। कौन से अखराजात हैं जो आप चाहते हैं कि सूबे अखराजात की जिम्मेदारी ले लें? नहीं देखिए मेरा ख्याल है अब अगेन हमें आगे दीगर चीज़ें देखनी होगी, कुछ चीज़ें जिसमें एंड अगेन आई एम बीइंग कॉशियस फॉर रीजन बिकॉज देखिए एनएफसी के फोरम, क्या आप अपनी राय दे दें? नहीं मैं उसमें भी बिकॉज ऑफ माय पोर्टफोलियो एंड पोजीशन इन गवर्नमेंट आई डोंट वांट टू से एनीथिंग दैट प्रेजुडिसेस दैट कन्वर्सेशन, मगर मेरा ख्याल है अब आप देखिए आपके पास कुछ ऐसे अखराजात हैं जिसको देखा जा सकता है कि कॉमन कर लिए जाए, जो डिविजिबल पूल से ऊपर ले जाए जा सकते हैं, ठीक है जी। डेट सर्विसिंग की कॉस्ट है, बीआईएसपी है जी, और ग्रांट्स है जीबी और एजेके की जी, और इसके अलावा देखिए और जो रेवेन्यू में शेयर है वो भी मेरे ख्याल से देखा जा सकता है। शेयर देखा जाए तो फिर तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। नहीं मैं ये कहता हूँ कि ओपन माइंड के साथ बैठे, मेरे ख्याल से आज से वी शुड नॉट डिग इनटू एनी पोजीशंस, और सूबे और वफाक बैठे,
शाजिया साहिबा ने एक बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई कि वो एक फ्लोर लगा हुआ है सूबाई शेयर पर जो आर्टिकल 160 में आइन के है, मगर देखिए आइन भी इन्हीं जमातों ने, इन्हीं लीडरशिप्स ने उस वक्त के हालात को मुतय्यन किया था ना जी। आज यही जमातें बैठ के वही लोग, और बल्कि अक्सरियती जो लोग वर्किंग ग्रुप में शामिल थे वो आज भी पार्लियामेंट में मौजूद हैं जो उस वक्त शामिल थे। तो अगर इत्तफाक होता, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल 27वीं तरमीम के पैसेज पे यही बात की कि कुछ चीज़ें हम मजीद डिस्कस करना चाहते थे, मगर क्योंकि उस पर इत्तफाक 2/3 तक की हद तक नहीं हो सका, तो हमने इस टाइम ऑफ द टेबल। क्या आप इत्तफाक की राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, आगे इंशाल्लाह देखिए अभी उसके लिए आपको तरमीम लानी पड़ेगी जी, मगर देखिए एनएफसी की डिस्कशन भी उसको इन्फॉर्म करेगी जो एनएफसी के फोरम पर हो रही है, और अगर आईनी तरमीम उसके नतीजे में कहीं बनती है वो भी ज़रूर देखी जानी चाहिए। दूसरी बात जो आपने सूबों के हवाले से की, मैं ज़रूर मुख्तसरन कर, आई रियलाइज आई हैव टेकन अप अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई थिंक ये बड़ी अहम बात है। देखिए मेरे नज़दीक द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपकी इफेक्टिव थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट हो। बुनियादी बात यह कि सर्विस डिलीवरी इंश्योर कराने के लिए मैं बतौर एक एमएनए अपने ज़िले से आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आज भी ऐसी हैं जो मेरे ख्याल से ज़िले सतह पे अगर इख्तियारात और वसाइल होते तो सर्विस डिलीवरी फास्टर होती, बेहतर होती। मकसद ये है कि चाहे छोटे सूबे हों, कम ज़्यादा सूबे हों या इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट्स हों, आई थिंक आपको पावर को डिवॉल्व करना होगा टू स्मॉलर यूनिट्स इन वन वे शेप और फॉर्म फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी फॉर द पीपल। आवाज़ कट गई थी शाजिया बीबी, नए सूबों पे आपका जवाब अधूरा रह गया था। नए सूबों की पीपल्स पार्टी नदीम साहब, पहले मैं एनएफसी के ऊपर भी अपना कर दूं। देखिए बार बार ये ओपन माइंड का 2-3 दफा बात की गई, ये बहुत गलत तासुर दिया जा रहा है कि कोई जो है ना वो तंग जहन लोग बैठ जाते हैं साथ। ये कहना मैं समझती हूँ अंडरमाइन करना है उस स्ट्रगल को जो पाकिस्तान के अंदर नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, नए अवार्ड के लिए एक तवील अरसे की 2 दहाइयों की जिद्दोजहद है। सो आई थिंक कि जो लोग वो जिद्दोजहद कर चुके हैं उनकी उस विजडम को ये काफी ऑफेंड करेगा इस तरह की बात कहना। कई चीजें जो है वो तय पा चुकी हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर उन चीजों को खोलेंगे तो आप कभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। आपको कुछ प्रिंसिपल सेट करने होंगे और एक बेसिक प्रिंसिपल आइन में सेट हो चुका है। अब आप आईनी तरमीम की बात करें, पिछली दफा भी ये कयासराइयां थी, बल्कि आपको पता है कि बिलावल साहब ने एक्स अकाउंट पे अपना लिखा था कि जी गवर्नमेंट वांट्स टू कंसिडर टेकिंग बैक प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो वफाक ने उनको दिए हैं। हमने उस पर स्टैंड लिया, हमने एनएफसी के ऊपर स्टैंड लिया कि इसके शेयर को चेंज नहीं करेंगे। अब आप आते हैं रिसोर्सेज पे, मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, डिसएग्री करती हूँ कि आपने कहा सूबे अपने रिसोर्सेज। देखिए सूबे ही तो रिसोर्सेज देते हैं सारे डिविजिबल पूल में। ये जो इतना बड़ा शेयर डिविजिबल पूल का आता है जिससे कि फिर सूबों को और वफाक को शेयर मिलता है, वो आता कहां से? वो आता है सूबों से। उसकी कलेक्शन ही सबसे ज्यादा सूबे करते हैं। तो आप सूबों को ही कह रहे हैं कि आप और पैसे कहीं और से इकट्ठे करें, तो ये भी तो सूबे इकट्ठे कर रहे हैं। देखिए सबको फिर ओपन माइंड करके बैठने की जरूरत है कि सूबे कितनी कंट्रीब्यूशन करते हैं, सूबे की टैक्स एफर्ट कितना है। एफबीआर का टैक्स एफर्ट आप देख लें, एफबीआर की परफॉर्मेंस आप देख लें, बार बार वो अपने हदफ को रिवाइज करते हैं और 6 दफा रिवाइज करने के बाद भी जो आखिरी ऐलान होता है उतना भी कलेक्ट नहीं करते। तो मेरा सूबों पे भी जवाब दे दीजिएगा। हाँ, मैं सूबों के बाद, देखिए सूबों पे पीपल्स पार्टी हम ही है या मुखालिफ है जी? एक तो सूबों पे जो बातें हो रही हैं, अगेन कयासराइयां हैं, अभी तक हमारे साथ गवर्नमेंट ने बैठ के बात नहीं की है। मैं एग्री करती हूँ, मिनिस्टर साहब ने कहा, मैं भी लोकल गवर्नमेंट पे, स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स पे यकीन रखती हूँ। और यही वजह है कि सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट लॉ भी है, हुकूमत भी है, और जगहों पे ये चीजें आपको नजर नहीं आती हैं, बल्कि सबसे बड़ा आबादी के एतबार से पंजाब सूबा है, वहां पर भी निजाम लोकल गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। दैट इज द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो कि होनी चाहिए। नए सूबों की जो बहस छिड़ी है, इसमें गवर्नमेंट ने अभी तक हमसे कोई बात नहीं की है। बिलावल साहब ने भी अपनी एक बयान में ये बात की है कि हमारे साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हम तो आपसे कह रहे हैं जो कमिटमेंट आपने सूबे की पहले की है ना, एक पंजाब के हवाले से, कतई नजर हम किसी की डिवीजन की बात नहीं कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली वहां एक बहुत पुराना मुतालबा था जो पंजाब असेंबली में, फिर नेशनल असेंबली में करारदाद की शक्ल में आया, जो कि आईनी उसकी रिक्वायरमेंट है। वो चीजें अभी तक पाइपलाइन में पड़ी हैं, उस पर काम नहीं हुआ है। उस कमिटमेंट को पूरा करें। और अगर आप कोई बात करते हैं तो ये बहस टेलीविजन
पे नहीं होती, ये एतमाद में लिया जाता है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, बैठ के बात होती है। लेकिन इसमें अगर इसको कभी भी कोई और रंग दिया जाएगा, जो कुछ लोग कहते हैं जी जबान की बुनियाद पर, कौम की बुनियाद पर, रेस की बुनियाद पर, इस बुनियाद पर इस तरह की बहस ना करनी चाहिए, ना उसे जो है वो इनकरेज करना चाहिए, आई वुड से। शफकत साहब, आप दोबारा एनएफसी के ऊपर भी और सूबों के ऊपर भी, शाजिया बीबी ने तो पंजाब का बोला कि पंजाब में एक करारदाद आई थी, पंजाब में बना लें, तो बाकियों को तो ज़रूरत ही नहीं। देखें जी, हम क्यों ना पंजाब से ही शुरू कर लें। पंजाब में बहुत बड़ा सूबा है, 12 करोड़ आबादी का सूबा है, और यहाँ पे हम 3 यूनिट बना लें या 4 यूनिट बना लें। लेट्स स्टार्ट फ्राम द पंजाब। बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने। तकसीम की बुनियाद क्या होगी जी? तकसीम की बुनियाद क्या होगी ना? पॉपुलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने आपने जो वायबल हो। आप उसमें एथनिक कलर नहीं बन सकते, लिसानी कलर नहीं बन सकते। एरिया और पॉपुलेशन, नो एथिकल, नो अदर थिंग। आप एरिया और पॉपुलेशन दो चीज़ों को कंसिडर करें कि एक बंदे के अपने जो उसका मरकज़ है, जो प्रोविंस का, उस पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है। और लाहौर की आबादी 2 करोड़ है, उसको एक सूबा बना दे। लाहौर की आबादी और 7-2-4 डिस्ट्रिक्ट मिलाकर एक सूबा क्यों नहीं बनाया जा सकता? तो अगर बाकी जो आबादी बचेगी उसकी नहीं, तो वायबिलिटी दो बातें की हैं ना मैंने, आबादी और एरिया, कि कोई बंदा लाहौर में पहुंचने तक कितना टाइम उसको लगता है। अगर आपका सूबा भी फिर उतना ही, आप इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं देखनी चाहिए, मतलब उसको रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए ना। आप ऐसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पैदा कर दें जिसके अपने वसाइल नहीं हो तो कैसे सर्वाइव करेगा? देखें, हर सूबे में इकोनॉमिक रिसोर्सेज मुख्तलिफ हैं। कहीं पे इंडस्ट्री है, कहीं पे ज़राअत है। अभी जो रिसोर्सेज हैं, अगर आपने तकसीम पे जाना है तो फिर आप बनाए सूबे और उनमें रिसोर्सेज पैदा करें। ये हम क्यों नहीं कर सकते? क्या हम इंडस्ट्री लगा दें वहाँ पे जहाँ पे? सर, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इंडिया ने बनाया था। आपको आइडियली इस लड़ाई में जाने से पहले एक कमीशन बनाना चाहिए जिसकी रिकमेंडेशंस आए और उसको पार्लियामेंट डिबेट करे, फिर आपको आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। प्रोफेशनल हायर करिए ये तो जी उस ग्रुप में। जी नदीम साहब, मैं आई विल रेफर टू द स्पीच जो प्राइम मिनिस्टर ने की 27वीं तरमीम के पैकेज पर, सॉरी पैसेज पर, और उन्होंने वाज़े तौर पे ये बात की कि देखिए जो भी आगे बात होगी मुशावरत के साथ होगी, इत्तफाक के साथ होगी, और ये कौमी इश्यूज़ हैं, सीरियस इश्यूज़ हैं, इस पर कोई ऐसी चीज़ होगी तो यकीनन बुनियादी मकसद ये है कि आई थिंक पावर हैज़ टू बी डिवॉल्वलाइज्ड, ताकि लोगों के लिए वसाइल और इख्तियारात उनके घर के करीब मौजूद हों, ताकि उनके मसाइल का हल भी उनके घर के करीब हो जाए। बिलाल अज़हर कैनी साहब, शफकत अवान साहब और शाजिया मरी साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।